नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाने इस यूट्यूब चैनल पे। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन हम लेके चल रहे थे 3000 एमसीक्यू सीरीज में, तो आज क्या है कि जो अपने 30-40 क्वेश्चन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्लीट करके आज जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ना, ह्यूमन रिलेशन थियरी है, इसके बारे में आज हम अपना डिस्कस करेंगे, जिसमें एल्टन मायो और चेस्टर बर्नार्ड के बारे में जो मेन जो एक्सपोनेंट्स है इस थ्योरी के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उस पे भी जो अलग अलग टाइप के, जैसे अभी मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग मैंने 100 क्वेश्चन अभी टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे, वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हम करेंगे स्टार्ट। तो जो पहला जो क्वेश्चन है ये है अपना, कि इसमें पूछ रहा है कि इट इज ए नेसेसरी टू एम्फसाइज द फैक्ट्स दैट popular political process which essence of democracy can only work through the government organization can only work through the government organization and not merely administration entities। ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है? दे आर मस्ट बी ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉल एच आपका बी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिलेक्शन वर्तमान में चयन में नियुक्ति प्रणाली प्रमुख है? तो सब अभी के लिए मेरिट सिस्टम है, अभी के लिए जो सबसे ज्यादा प्रमुख है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि एफर्ट्स टू अट्रैक्ट द राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट, किस सही प्रकार के उम्मीदवार को आकर्षित करने का प्रयास शामिल है? तो किसमें है? पॉजिटिव रिक्रूटमेंट आएगा इसका, डी सी आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपका, इन दिस सिस्टम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी सिलेक्ट द कैंडिडेट whom इट्स वांट टू फेवर। अच्छा, फेवर ऑफ पर्सनल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स, जहां पे फेवर की बात होगी पॉलिटिकल ग्राउंड की या फिर ऐसी, तो वहां पे क्या आएगा? दोनों में से आ सकता है आपका, पैट्रोनेज और स्पॉइल सिस्टम, दोनों में से आ सकता है, वो देखना पड़ेगा। इसमें दोनों ही दे दी। ठीक है, तो दोनों में से आ सकता है आंसर, आप कोई भी लगा सकते हैं। स्पॉइल सिस्टम आए तो स्पॉइल ऑप्शन में मिले तो, और पैट्रोनेज सिस्टम आए तो ये लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि व्हेन एम्प्लॉइज आर लेफ्ट टू पिक अप थिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एरर ऑन जॉब, दिस मेथड इज नोन एज। अच्छा, जब कर्मचारियों को कार्य पर प्रशिक्षण त्रुटि प्रक्रिया माध्यम चीजों से चुनने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हार्ड वे ऑफ लर्निंग। सी से अपना सही आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग सीक्स टू प्रिपेयर फ्यूचर रिक्रूट्स फॉर द सर्विसेज। तो आपका क्या आएगा कि जब कर्मचारियों के कार्य को प्रशिक्षण त्रुटि के माध्यम से चीजों को चुनने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसको क्या हुआ? प्री एंट्री ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, सी से अपना सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि इन दिस यूएस मेरिट सिस्टम, अच्छा, यूएस में जो मेरिट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1883। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है? 80 दे रखा है, इसको 83 कर लो, सी से आंसर आएगा अपना। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है दिस मेथड सिस्टमेटाइजेस द सिंप्लीफाइज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, तो वह विधि कार्मिक प्रशासन को व्यवस्थित और सरल बनाती है, तो इसका क्या आएगा? सी सही आंसर आएगा, क्लासिफिकेशन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो आपसे पूछ रहा है कि attracting the proper and suitable type of candidate for the post of, तो अपॉइंटमेंट, अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, तो नहीं नहीं नहीं, बी सही आंसर आएगा, अपॉइंटमेंट नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा इस सही कैंडिडेट के लिए, कि भरे जाने वाले पद को उचित उपयुक्त परिवार के प्रकार के उम्मीदवार को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कलेक्टिव वर्ड ऑफ बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल इज, तो क्या आएगा कि प्रशासनिक अधिकारों को एक समूह की बात कर रहा है, कलेक्टिव, तो ब्यूरोक्रेसी आएगा इसका, डी सी आंसर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है द कॉल फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय। अच्छा, प्रतिबद्ध नौकरशाही का जो आह्वान है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी। डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे कि बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अच्छा, कौन सा मेथड है? इज दैट ब्रिंगिंग इनटू सर्विसेज पर्सन विदाउट प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस। अच्छा, यह पद्धति का बुनियादी लाभ यह है कि बिना पूर्व प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को किस सेवा में लाता है और इसलिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपने से पहले लंबे समय तक प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑर्डिनरी, टेम्परेरी, रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, डायरेक्ट। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है फिर से द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट रिजल्ट इन इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू सर्विसेज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये सही आंसर आएगा। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो डॉक्टर ग्लेडेन है उनका जो व्यू है एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग शुड बी इंक्लूड थ्री थिंग्स। कि जो एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग्स है उसमें तीन चीजें कौन सी इंक्लूड्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ दीज। कि जिसमें से बट द इनमें से कौन सी नहीं है पूछ रहा है। कि ट्रेनिंग इज बेसिस ऑफ क्लरिकल टेक्निक, ट्रेनिंग इज द रूटीन स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ डिपार्टमेंट, ये भी अपना ठीक है। ठीक है। इन नॉलेज ऑफ द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अपना ठीक है। अब आएगा ए गुड स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना, अपना आंसर डी से आएगा, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि बेसिक डिफिकल्टी ऑफ मेथड इज दैट ऑफिसर ट्रेंड इन फील्ड ऑफ डिफिकल्ट जस्टिस अनदर डिपार्टमेंट विच हैव नो एक्सपीरियंस। तो क्या आएगा? यह है पद्धति एक बुनियादी कठिनाई है कि एक दूसरे क्षेत्र में प्रशिक्षित अधिकारियों को दूसरे विभाग में काम के साथ न्याय मुश्किल। तो इंटर डिपार्टमेंट प्रमोशन, आपका बी सी आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज बाय एक्सपीरियंस विच एम्प्लॉय ग्रेजुअली एक्वायर्स इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल डूइंग द वर्क। तो क्या आएगा? इस प्रकार का प्रशिक्षण अनुभव द्वारा होता है कि जिसमें कर्मचारियों को वास्तविक कार्य करने के लिए धीरे धीरे है। तो आपका आएगा इनफॉर्मल ट्रेनिंग, बी से आंसर आएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपका किसके बारे में? अच्छा, ELCL के बारे में बात करता है। जो छुट्टी आप लेते हो जॉब करते टाइम पे, गवर्नमेंट छुट्टी, ELCL की बात कर रहा है आपका। कि इस प्रकार की छुट्टी कर्मचारियों को समय समय पर मानसिक शारीरिक प्रशिक्षण के लिए होती है और सिद्धांत के रूप में लोक सेवाओं में कम अंतराल में ऐसी छुट्टी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या मजबूर किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक सेवाएं बेहतर हो सकें। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपका EL के बारे में बात कर रहा है। बी सी आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग कंसिस्ट इन पुटिंग अ न्यू entrant to a job and leave him to learn from the work। अच्छा, प्रशिक्षण एक पद्धति एक नए प्रवेशी को नौकरशाही पर लगाना है, उसे काम सिखाने के लिए छोड़ना शामिल है। तो कौन सी ट्रेनिंग है? तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस, मेथड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग बाय कम्युनिकेशन। तो इसका आएगा ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस, ए से आंसर आएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है द पोजीशन क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन, पोजीशन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या आएगा? पोस्ट, बी से बी अपना सही आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट टेस्टेड नॉट ओनली रिस्पेक्ट ऑफ फैक्चुअल, अच्छा फैक्चुअल बच्चों की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वही चेक नहीं की जाती, उनका चेक किया जाता है कि वो कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस, अरेंजमेंट और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो क्या आएगा? ऐसे टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन जो लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सब चीजें देखी जाती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नोट पूछ रहा है आपका। सिविल सर्विस इन द डेवलपिंग सोसाइटी, तो विकासशील समाज में सिविल सेवा निम्नलिखित कौन सी भूमिका नहीं है? तो लोगों को उनके जीवन में गुणवत्ता सुधार मदद करना, ये तो है। लोगों को कार्यक्रमों में भाग लेने में मदद करना, ये भी है जी। विकसित समाज में सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराने में लोगों की मदद करना, उपरोक्त में से अच्छा, हेल्पिंग द पीपल टू कीप एब्स्ट्रैक्ट चेंजेस इन द सोशल लाइफ इन द डेवलप्ड सोसाइटी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, तो ये आएगा अपना सी, सही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से बात कर रहा है आपका कि जो फिलोसफी ऑफ डिफेंस ऑफ सिस्टम, प्रिवेंटेड सर्विसेज, degenerating bureaucracy, government ensure the personal sympathy and, अब ये पॉलिटिकल आउटलुक और प्रोग्राम्स के बारे में जब भी आपका बात करेगा, पॉलिटिकल फेवर की जब भी बात करेगा, तो आपका या तो स्पॉइल सिस्टम आएगा या पैट्रोनेज सिस्टम आएगा, दोनों ही ऑप्शन में है। यदि सिंगल सिंगल आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेंगे तो या तो आपको स्पॉइल सिस्टम पे जाना है, क्योंकि इसको ही पैट्रोनेज सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या पूछ रहा है, मैकेनिकल डिवाइसेस, इस प्रकार की परीक्षा में सही उत्तरों की जांच के लिए यांत्रिक उपकरणों का यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका प्रशिक्षण स्कोरिंग मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। तो भाई ऐसे राइटिंग एग्जामिनेशन में तो कर ही नहीं सकते, रिटर्न में तो शॉर्ट आंसर राइटिंग इसका सी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका इसमें पूछ रहा है, दिस टाइप ऑफ टेस्ट ट्राइज टू मेजर द, हाँ क्या पूछो, ओरल टेस्ट, इस प्रकार का प्रशिक्षण अर्जित मानसिक क्षमताओं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट यहीं से देख लेंगे अपना बी। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें, अच्छा, द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट, डबल वन ऑफ द डिटरमाइन विच ऑफ द कैंडिडेट सेटिस्फाई द मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, डिटरमाइन देयर रिलेटिव पोजीशन और एक्सेल, तो इसका आपका आएगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ही इस प्रकार का होता है कि जो प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करना और कौन से उम्मीदवार आवश्यक जो न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटिव टेस्ट ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले आपका चाइना, आपका हान डायनेस्टी 165 इसमें से नहीं आएगा। बस ध्यान रखने वाली बात है, चाइना और हान डायनेस्टी ज़्यादातर काफ़ी जगह आपका 165 BC आपका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। दिस टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज कमिटेड द प्रोग्राम ऑफ द पार्टी इन पावर, तो सेमी पॉलिसाइड कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कि इस प्रकार की नौकरशाही सत्ताधारी पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध होती है, तो प्रतिबद्ध है तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है दिस मेथड कैन टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ओवर मच मोर एक्सटेंसिव फील्ड ऐसे टाइप टेस्ट विद 5, अब ये 5 to 6 क्वेश्चंस ओनली बोल रहा है आपका इस स्टेटमेंट में कि 5 से 6 केवल के साथ निम्न प्रकार के प्रशिक्षण, तो आपका क्या आएगा, आपका शॉर्ट आंसर राइटिंग आएगा, सी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स restrict the political activities at the state and local level civil servant in USA, अच्छा उनके एक्ट्स के तो बारे में बात कर रहा है, तो वैसे भी यदि देखा जाए, ठीक है, तो इसमें से यदि हम, क्योंकि वहाँ के एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, यदि ऐसा फैक्चुअल डेटा यदि नहीं ध्यान है आपके, यूएस के रिगार्डिंग पूछ रहा है, इंडिया के रिगार्डिंग होता तो वो अलग बात होती, लेकिन ये यूएस के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपसे, तो आपका डायरेक्ट वैसे सिविल सर्विसेज से बात कर रहा है, तो ये आएगा आपका ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि जो ओड वन आउट निकालना है आपको, तो कौन सा होगा, तो लेसे फेयर लीडरशिप, कंट्री क्लब, ये ठीक है, मिडल रोड टीम, ये आएगा जिसमें लीडरशिप का इतना ज़्यादा रोल होता नहीं। ए सही आंसर आपका ओड एंड आउट में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने एमसीक्यूज कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है,
अब इसके वर्ड से हमें पता लग रहा है कि किस बारे में, किस तरफ ये थ्योरी हमारी जाने वाली है, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये किसको तवज्जो देती है? ह्यूमन फैक्टर्स को, ह्यूमन फैक्टर्स को ओवर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। कि जब वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, तो जो ह्यूमन के जो जो फैक्टर्स हैं उनको, मान लो कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स के जो फैक्टर हैं उनको तवज्जो देगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से पहले। तो यही वो बता रहा है कि ये सबसे पहले एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमन फैक्टर को ओवर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बताया जाता है कि क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो ज्यादातर जो वर्क प्लेस है उसके बारे में भी ज्यादा बात होती है, ठीक है। तो इसको बेसिक ये यही बताया जाता है कि हैप्पी वर्कर एफिशिएंट वर्कर। तो यदि वर्कर आपके हैप्पी होंगे तो वर्कर आपके एफिशिएंट भी होंगे वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो यही ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी है वो आपको बताने की कोशिश करती है, ठीक है। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम इस थ्योरी के, ठीक है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इस थ्योरी के, वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। पहला क्या है कि ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम। क्योंकि मान के चलो यदि एक फैक्ट्री है, वहां पे वर्कर आपके काम करते हैं, ठीक है, और वो उस फैक्ट्री में यदि एक प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट मेकिंग यदि ऑर्गेनाइजेशन वो है, तो वहां पे वर्कर, वहां पे जो सोशल सिस्टम है ना वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सारी ही चीजें आपकी मटेरियलिस्टिक होने लगती हैं, और उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम वहां पे नहीं रह पाता। और ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम नहीं रह पाएगा तो वहां पे जो वर्कर है ना, उनकी भी जो जो एथिकल वैल्यूज हैं और उनकी जो सोशल वैल्यूज है उनकी कदर नहीं की जाएगी। तो इसलिए ये थ्योरी बोलती है फंडामेंटल प्रिंसिपल में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, एक सोशल सिस्टम की तरह होनी चाहिए। और यहाँ पे यदि सोशल सिस्टम की बात कर रहा है आपका, तो कैसा होना चाहिए? वर्कर्स आर ह्यूमन बींग्स विद इमोशंस। कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो आपके वर्कर हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं जिनमें इमोशंस हैं। तो इसलिए इनके जो इमोशंस हैं ना, कि वर्कर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, सोशल मैन की तरह, नॉट इकोनॉमिक मैन, ठीक है। तो यही चीजें, तीन चीजें बताने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में आपका पहली चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी सोशल सिस्टम की तरह काम करनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि वर्कर जो हैं उनके वो ह्यूमन बीइंग हैं और उनके सोशल इमोशंस होते हैं। इसलिए जो वर्कर हैं उनको एज ए ट्रीट आपको आपको ट्रीट करना पड़ेगा सोशल मैन की तरह, ना कि इकोनॉमिक मैन की तरह। भाई इकोनॉमिक मैन का मतलब यही है कि आपको उनसे आप कितना ही काम करवाने लग जाओगे, यदि आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुके हो तो उनको मशीन की तरह यूज करने लगोगे। इससे क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, जो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो गिरने लगेगी उस वर्क प्लेस में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीन जो प्रिंसिपल अपने हो गए। अब इसमें क्या है कि ये बताता है कि जो इनफॉर्मल एलिमेंट्स है ना, इनफॉर्मल एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी प्ले इम्पोर्टेंट रोल
इन आउटपुट। आउटपुट से मतलब क्या है कि जो इनफॉर्मल एलिमेंट है कि जैसे जो वर्कर के बीच में कोई भी कोई भी इवेंट करवा दिया जिससे उनके बीच में एक जो बॉन्डिंग होती है, इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं कि किस हिसाब से वो किसी टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो चीज़ उनके अंदर डेवलप होती है। और वहाँ पे जो वर्क स्पेस के अलावा रेस्ट रूम बना दे देना, कॉमन रूम बना देना, जो छोटी छोटी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, तो ये सब इनफॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं जो जो कि क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं आउटपुट। आउटपुट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितने आउटपुट आपका निकाल के दे रही है, कितना प्रॉफिट आपका निकाल के दे रही है, तो इसलिए जो इनफॉर्मल एलिमेंट्स भी आपके उसमें काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मस्ट वैल्यू सोशल एथिक्स, कि ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कम से कम वैल्यू, जो सोशल एथिक्स हैं उनकी तो कम से कम वैल्यू करे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये सारा फोकस आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनकी एज ए ह्यूमन ट्रीट करने के लिए ये जो आपकी जो थ्योरी है ये बोलती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले जो एक्सपोनेंट आते हैं अपने इस थ्योरी में, वो आते हैं अपने पहले एल्टन मेयो। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, और इनकी जो बुक थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 बुक है। पहली कौन सी है इनकी, 1933 की, द ह्यूमन प्रॉब्लम, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, तो यह आपके आपकी 1933 की। ठीक है, दूसरी जो आपकी है द सोशल प्रॉब्लम, द सोशल प्रॉब्लम, ये सेम आएगा आपका, ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 की। ठीक है, एक आएगा लास्ट आपका द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, फिर वो बाकी सेम आएगा, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आपकी 1947 की। बस ये जो लास्ट के जो वर्ड है, ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये सब सेम है। ह्यूमन प्रॉब्लम आपको ध्यान रखना है, सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये तीनों ही जो इंपॉर्टेंट बुक है ये एल्टन मेयो की है। और जो बेसिकली ये जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, इसमें इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये दी थी, ये तीनों आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एल्टन मेयो का, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, वो आपका हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट, जो कि एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में किया गया था। ठीक है, जिसके फेजेस मैं बता देता हूँ आपका, फेजेस 1 4 फेज में किया गया था, फेजेस 2, फेज 3 और आपका फेज 4। पहले फेज में आपको बता देता हूँ, फिर इजीली एक्सप्लेन कर देंगे इनको। ठीक है, पहला आता है आपका इल्यूमिनेशन स्टडीज। ठीक है, दूसरा आपका आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम। ठीक है, तीसरा आपका आता है इंटरव्यू प्रोग्राम। और लास्ट आपका आता है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। बेसिकली चारों, ये चारों ही फेजेस का बेसिकली मैं इजीली एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। फेजेस, पहला क्या है, पहले फेज में क्या है, एल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, रोशनी होती है कि वर्क प्लेस पे जो अलग अलग लाइटिंग करके वो देखना चाहते हैं वहां इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में कि कैसे जो अलग अलग, मतलब इनिशियल स्टेज में यदि जो लाइट उन्होंने लगाई थी इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में जहां पे वर्कर काम करते हैं, उसके बाद जो लाइटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है
या कलर है उसमें चेंजेस करके देखते हैं कि उसके हिसाब से जो वर्कर उस इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका कितना जो प्रोडक्टिविटी है या काम करने में इंटरेस्ट है वो कितना घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो पहली चीज तो पहले फेज में तो वो ये देखते हैं, फिर उसमें यही पाते हैं कि जो चेंजेस करने से क्या है कि जो उनका जो वर्क करने की एफिशिएंसी है ना उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, पहला तो इजीली बस ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, रिले असेंबली टेस्ट रूम है। यहाँ पे क्या है कि वो जो वर्कर है ना उनके जो काम करने के घंटे हैं उनमें चेंजेस करके देखते हैं कि मान लो 6 घंटे काम करवाया, 8 घंटे काम करवाया, 10 घंटे काम करवाया, फिर उससे वो देखना चाहते हैं कि उस फैक्ट्री में वहां के जो वर्कर है उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो कितने घंटे काम करने में घटती या बढ़ती है। ठीक है, तो इस फेज में वो ये देखना चाहते हैं, सिंपल सा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखना है, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए कि किस फेज में थोड़ा थोड़ा उन्होंने किस चीज पे वर्क किया था। ठीक है, तीसरा आ गया जो आपका नाम ही बता रहा है, इंटरव्यू प्रोग्राम। इंटरव्यू प्रोग्राम मतलब क्या है कि जो जहां उस इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके इंटरव्यू सेशन करना। उसमें बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है, 1 to 1 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वर्कर से पूछा जाता है कि क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या वो जो वर्क प्लेस पे जो चेंजेस चाहते हैं वो अपना सजेशन दे सकते हैं, और वो उनके उनके दिमाग में क्या सजेशन है जिससे जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे इंटरव्यू के द्वारा वो जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट आता है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम यही है कि ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम यही है कि ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में आपका क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे वायरिंग, बैंक वायरिंग का एक रूम है जहाँ पे जो वायरिंग पे जो काम होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, और उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, बिना डिस्टर्ब किए देखा जाता है कि वो ग्रुप अपने अपने टास्क बिना वर्क इन्वायरमेंट को चेंज किए अपने अपने टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो देखते हैं कि जो वर्कर है ना वो एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, टास्क अपनी कंप्लीट करने के लिए उस टास्क में जो ग्रुप बने हैं, इनफॉर्मल ग्रुप बने हैं, उसमें ये देखा जाता है कि जो वर्कर, क्योंकि वर्कर में आपस में भी पीयर प्रेशर बढ़ता है कि भाई यदि कोई वर्कर स्लो काम कर रहा है, दूसरा वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो जो स्लो काम कर रहा है उस पर एक पीयर प्रेशर बनता है, उसको भी उस टास्क में इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे वो देखते हैं कि जो इनफॉर्मल जो ग्रुप बनते हैं वो क्या करते हैं, जो फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये चारों ही फेजेस में जो हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट में एल्टन मैयो, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सी, आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, वहां पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का स्टाफ भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो लेकिन लाइब्रेरी का मैनेजमेंट इतना एफिशिएंटली किया जाए ताकि बच्चे बच्चे उसको अच्छे से यूज कर पाए। तो उस लाइब्रेरी का मैनेजर आपको मान लेते हैं कॉलेज का प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल सी यही करते हैं, पहली चीज तो वो ये करते हैं कि जो स्टाफ का मैनेजमेंट सही करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि स्टाफ जो काम कर रहा है लाइब्रेरी में उसका जो एक दूसरे के साथ जो मैनेजमेंट है, जो बॉन्डिंग है स्टाफ की आपस में लाइब्रेरी की, तो वो आप देखते हो काफी बार जो स्टाफ इवेंट्स भी करवाए जाते हैं। बच्चों के तो जो फेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेजेस में, लेकिन आप देखते हो कि जो स्टाफ इवेंट्स भी करवाए जाते हैं ताकि जिसमें स्टाफ भी पार्टिसिपेट करते हैं, छोटे मोटे गेम्स वगैरह हो गए, या कोई टास्क हो गया, या कोई डिबेट वगैरह, ऐसा उन्हीं जो जो लाइब्रेरी के जो स्टाफ है उनमें ऐसे इवेंट्स करवा दी। उससे क्या होता है कि जो स्टाफ में जो एक दूसरे के प्रति जो मैनेजमेंट और एक साथ जो इनफॉर्मल ग्रुप बना के किसी टास्क को कंप्लीट करने की जो एक टेंडेंसी है दिमाग में वो डेवलप होती है, और वही फिर वो चीज कहाँ पे लाइब्रेरी में लगाते हैं कि कैसे हम लाइब्रेरी को एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे इसमें नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या किया जाता है, प्रिंसिपल क्या करता है कि स्टाफ के साथ रेगुलरली इंटरव्यू करता है सेशन में। ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि वर्कर जो हैं उस लाइब्रेरी के, वो क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं मैनेजमेंट, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सही करने में, क्या उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, और एक सजेशन बॉक्स भी आपने देखा होगा लाइब्रेरी के बाहर, वहां पे क्या है कि वो चाहे स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी उस सजेशन बॉक्स में अपना सजेशन डाल सकता है बगैर नाम लिखे कि हमें क्या क्या चेंजेस लाइब्रेरी में करने चाहिए या क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है, जिससे जो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है और लाइब्रेरी यूज करने में एफिशिएंट हो पाए। तो ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस हैं
वो एक लाइब्रेरी स्टाफ में आप देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो एल्टन मेयो है, ये इस एक्सपेरिमेंट में देखने की कोशिश करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑब्जर्व करता है लाइब्रेरी के स्टाफ को। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये चारों फेजेस आपको वैसे पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें रटने वाली जरूरत है नहीं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जब भी आती है तो आपके दिमाग में दो ही थिंकर मेनली जो एक्सपोनेंट है वो आने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी देखते ही आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि वह जो ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा, एथिकल वैल्यूज के बारे में बात करेगा। सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपका कंक्लूजन क्या निकलता है। जो कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन वो ही निकल के आएगा, सिंपल सी बात है कि वर्कर्स वैल्यू ह्यूमन इमोशंस, कि वर्कर वैल्यू करते हैं ह्यूमन इमोशंस की। ठीक है, दूसरा क्या निकल के आता है कि प्रोडक्टिविटी है ना, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है फैक्ट्री की, यदि जो ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री है वो कंसीडर करे वर्कर को एज ए फैमिली। कि मान लो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को ट्रीट करे एक फैमिली की तरह, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ती नजर आएगी। एक तो ये आपका कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, और एक एक क्या कंक्लूजन आता है कि जो इनफॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी मैंने बताया इनफॉर्मल एलिमेंट्स, जो लाइब्रेरी स्टाफ का मैनेजमेंट का सिस्टम देखा जाए तो इनफॉर्मल एलिमेंट्स यही मान सकते हो। बेसिकली जो स्टाफ के जो इवेंट्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि कोई टास्क उनको दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों का तो जो फेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन इनके भी जो स्टाफ के इवेंट्स भी करवाए जाते हैं कॉलेजेस में, आपने देखा होगा। वो बेसिकली इसलिए किया जाता है कि स्टाफ आपस में एक बॉन्डिंग बना सके, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना सके एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब इनफॉर्मल एलिमेंट्स में आते हैं। उससे क्या होता है कि स्टाफ में बॉन्डिंग बढ़ती है और इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं। उससे क्या होता है कि एक दूसरे पे पीयर प्रेशर बनता है और सभी मिलके एक टास्क को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। ठीक है, इनकी एक तो बुक है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन इन्होंने दिया था, और इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे बेसिकली, जो हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट में जो एल्टन मेयो के जो कंक्लूजन आए थे ना, उन्हीं को थोड़ा एडवांस करके चेस्टर बर्नार्ड ने अपने प्रिंसिपल्स ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में दे दिए थे। ठीक है, इन्होंने जो पहला दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज ए कोऑपरेटिव सिस्टम, ये इन्होंने कहा था। भाई ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्कर की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं निकल के आएगी, जो आउटपुट है, जो प्रॉफिट है, वो उतना नहीं निकल के आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है कम्युनिकेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिकली मैंने एग्जांपल दिया था आपका लाइब्रेरी स्टाफ का। तो लाइब्रेरी स्टाफ का और प्रिंसिपल के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और जो आपस में स्टाफ का जो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि जितना कम्युनिकेशन होगा उतने जो आइडियाज हैं वो आपस में शेयर किए जाएंगे। जितने आइडियाज शेयर किए जाएंगे उतना ही लाइब्रेरी आपकी क्या होगी, एफिशिएंटली मैनेज मैनेज की जाएगी। और जितनी अच्छी मैनेज की जाएगी उतने ही बच्चे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे लाइब्रेरी का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने बताया था कि वर्क जो इंटरेस्ट है ना, वर्क इंटरेस्ट मैटर करता है।
कि मान के चलो किसी वर्कर को आपने काम दे दिया, मान के चलो आपने किसी लैब अटेंडेंट को काम दे दिया लाइब्रेरी का। अब उसका इंटरेस्ट है किसमें? लैब्स वगैरह में, लैब्स के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसमें इंटरेस्ट है। आपने उसको काम दे दिया लाइब्रेरी का, तो इंटरेस्ट उसका लाइब्रेरी मैनेजमेंट में है ही नहीं, तो आउटपुट निकल के ही नहीं आएगा। तो बेसिकली यही कहना चाहते हैं चेस्टर बर्नार्ड की जो वर्क, जो इंटरेस्ट है ना, आपका जो इंटरेस्ट है, यदि आपको किसी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका अच्छा है, तो बेसिकली उसमें आउटपुट आपका ज़्यादा निकल के आएगा, और जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है उसमें आपका जो आउटपुट है वो कम निकल के आएगा। ये आपका चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं। और एक इन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कम्युनिकेशन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन तो हर जगह ही एक इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है बेसिकली, जिसमें क्योंकि कम्युनिकेशन जितना होगा उतने ही नए नए आइडियाज शेयर होंगे, उतनी ही सजेशन, उतनी ही एडवाइजेज जो आपस में दी जाएंगी। उससे क्या होगा कि नए नए आइडियाज आएंगे, तो नई नई इनोवेशन होंगी, नई नई इनोवेशन होंगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, या हमने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया था, उतना ही जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। उतना ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? बेसिकली एक सबसे बड़ा मोटिव तो आउटपुट होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वर्कर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीजों में जितना कम्युनिकेशन होगा उतना ही वर्कर के बारे में ज्यादा जानने की जो ऑर्गेनाइजेशन को जानने को मिलेगा कि वर्कर क्या चीज फेस कर रहे हैं, क्या इनको इनफॉर्मल जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, क्या चीजें उनको बतानी पड़ेंगी या सिखानी पड़ेंगी, जिससे वो इनफॉर्मल ग्रुप बना सके और जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके। तो बेसिकली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड यही बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी होगी। कुछ एमसीक्यूज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कर ली। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जो एक्सप्लेनेशन आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का मैंने दिया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन एक जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उस पे भी क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपका जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के क्वेश्चन मैंने अभी डालने हैं, वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।